खबर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। दिल्ली में नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन का काम आज से शुरू किया जाएगा। करीब 100 साल के बाद नया संसद भवन बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 865 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कई अहम प्रोजेक्ट से डिजाइन कर चुके अहमदाबाद के आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने नए संसद भवन की डिजाइन तैयार की है। इस हफ्ते की शुरुआत में 14 मेंबर्स वाले हेरिटेज पैनल ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी थी। बता दें कि संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा को मिला है। नई संसद पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत नई संसद के अलावा इंडिया गेट के आसपास 10 इमारतें और बनेंगी, जिनमें 51 मंत्रालय के दफ्तर होंगे। सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप किए जाने के तहत यहां नया त्रिकोणीय संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, पीएमओ, उपराष्ट्रपति भवन, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाने के साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कॉरिडोर को नए सिरे से संवारा जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर पिछले 51 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में आज अहम दिन है। आज दोपहर 12 बजे किसानों और सरकारों के बीच 9वें राउंड की बातचीत होगी। बड़ी बात यह है कि बातचीत किसान कानूनों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार हो रही है। विज्ञान भवन में दोनों पक्षों में होने वाली ये 9वें दौर की बातचीत है। ऐसे में हर किसी की इसी पर नजर है। दूसरी ओर किसानों के मसले पर आज ही कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। दिल्ली में जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी करेंगे। सरकार किसानों के बीच ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठन के बाद हो रही है। सर्वोच्च अदालत ने मुद्दा ना सुलझाने पर नाराजगी व्यक्त की थी। कमेटी का गठन किया गया था और कानून के लागू होने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अदालत ने जो कमेटी बनाई उसमें से एक ने भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से हटा लिया और किसानों का समर्थन किया है। कोरोना वायरस से लड़ाई में अब वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। इस टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को दोनों टीकों यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट भेजी है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताएं, मतभेद और हल्की AEFIS के बारे में जानकारी शामिल है। डूज और डोंट्स वाले दस्तावेज को सभी प्रोग्राम मैनेजर, कोल्ड चेन हैंडलर और वैक्सीनेटर के बीच भी प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि डूज और डोंट के दस्तावेज के अनुसार टीकाकरण की अनुमति केवल 18 साल से अधिक आयु के लोगों को दी जाती है, जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो अपनी गर्भावस्था को लेकर सुनिश्चित नहीं है, और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। आज पूरा देश भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मना रहा है। आज भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को सेना दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन है। थल सेना के मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने लिखा, मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। बता दें कि सेना दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे परेड की सलामी लेंगे और सैनिकों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सेना के हथियार और सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी और फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में दलित राजनीति का चेहरा मानी जाने वाली बसपा प्रमुख मायावती अपने जीवन के 64 साल का सफर ऐसे समय पूरा कर रही हैं जब सियासी बिसात पर उनकी पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। अब ना तो मायावती पहले की तरह जमीन पर उतरकर संघर्ष कर पा रही हैं और ना ही अपने कैडर के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं। ऐसे में बसपा का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि मायावती के बाद उनकी राजनीतिक विरासत कौन आगे बढ़ाएगा और बसपा की कमान किसके हाथ में होगी। हालांकि इस फहरिस्त में एक समय आजमगढ़ के रहने वाले राजाराम का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा था। माना गया कि वही आगे चलकर मायावती की गद्दी संभालेंगे, लेकिन धीरे धीरे अब मायावती के राजनीतिक वारिस के तौर पर एक के बाद एक नाम जुड़ रहे हैं। मायावती के भाई आनंद कुमार से लेकर भतीजे आकाश के नाम लिए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, पार्टी के कई और भी दलित नेता हैं जिन्हें मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।